हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, यह एडुटेरिया का सेट है। एडुटेरिया के सेट में आपको NCERT फाउंडेशन टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है, जिसमें आपको क्लास वाइज सेट कराया जाएगा। जैसे कि सेट में आप देखिए क्लास 6 और 7 का जितने भी चैप्टर है उन सारे चैप्टर को मिला करके इसमें क्या किया गया, आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आपको पता है कि एग्ज़ाम में जो है NCERT का बहुत बड़ा रोल हो चुका है, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए NCERT का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो आप दरोगा के एग्ज़ाम दे रहे हो या BPSC 70 एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या BPSC ट्री वाले हो, ट्री 4.0 वाले हो, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको NCERT में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह उत्तर भारत से संबंधित है। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे और इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। इसमें कह रहे हैं उपयुक्त कुट में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, क्या है आपका सही हो जाएगा। क्या होगा इसमें सही। तो इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के औजार समान रूप से छोटे होते थे, इसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। बड़े आकार के इसका नहीं होता था, पत्थर के औजार बड़े नहीं होते थे, इसमें पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित नहीं उपस्थित है। तो 2, 3 आपका गलत हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बसोहली शैली किस राज्य में स्थित है। कौन सा बसोहली शैली किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक लघु चित्रकला है बसोहली, और कहाँ है आपको हिमाचल प्रदेश की है। रसमंजरी के रचना किसने की थी। तो रसमंजरी की रचना जो है यह किया गया था भानुदत्त के द्वारा। रसमंजरी के रचयिता कौन थे, भानुदत्त। BPSC के एग्जाम उठा करके देखेंगे तो ऐसे किस बुक के रचयिता कौन है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बृहद धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। देखिए, अगर आप बिहार दरोगा वाले देख रहे हैं, अगर बिहार दरोगा जिनके एग्जाम देने हैं, अगर वो एग्जाम वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि मेरा भी बिहार दरोगा में 2022 वाला में क्या हुआ था कि मेरा रिजल्ट हुआ था, प्री मेंस सब हो गया था। ठीक है, उसमें क्या था ना कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको NCERT से क्वेश्चन उठा करके डाला था। जैसे कि आप ज्योग्राफी के मैप वाइज क्वेश्चन देखेंगे, ज्योग्राफी से कुछ जो फिजिकल ज्योग्राफी था उसमें पूरा का पूरा NCERT से ही क्वेश्चन था। तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो बृहद धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि इसकी रचना बंगाल में की गई थी, या दूसरा इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई। इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, इसमें कौन सा कथन जो है सही है। इसके आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या है सही हो जाएगा। क्या है, बृहद धर्म पुराण, इसकी रचना बंगाल में की गई थी और इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशेष प्रकार की मछलियाँ खाने की दी जाती थी। ये दोनों के दोनों क्या है सही हो जाएगा। ये आपको क्लास 6 या क्लास 7 के बुक में इसके बारे में दिया गया है। वैसे आपको क्लास 6 और 7 का ही जितना भी इस चैप्टर में, इस टेस्ट 1 में आपको जितना भी क्वेश्चन होगा आपको 6 और 7 का ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, आपको मुगल बादशाह दिया गया और किस वर्ष में कब से कब तक उनका शासनकाल रहा है उसका मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए फारूक सियर जो थे, फारूक सियर कहाँ थे, इनका जो कार्यकाल था 1713 से लेकर के 1719 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, उसके बाद आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल जो है आपको 1754 से 1759 तक रहा था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल आपको 1759 से 1806 तक रहा था, और अहमद शाह का कार्यकाल जो है वो आपको 1748 से 1754 तक रहा था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी। तो सवाई राजा जो जय सिंह थे उनको किस क्षेत्र की क्या दिया गया था, सूबेदारी दी गया था, तो मालवा का दिया गया था। मुगल काल में प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी, और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी दी गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे जोधपुर के जो राजा अजीत सिंह थे उनको कहाँ की सूबेदारी, गुजरात की सूबेदारी दी गई थी, और सवाई जय सिंह को कहाँ के, मालवा का सूबेदारी दिया गया था।
नेक्स्ट है नौपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है औजार पॉलिश किए जाते थे। दूसरा है इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नौपाषाण काल के औजार के बारे में बोल रहा है, तो औजार पॉलिश यहाँ पे किया जाने लगा था और इसमें जो ओखल मूसल का उपयोग था वो अनाज को पीसने के लिए किया जाने लगा था नौपाषाण काल में। तो उस समय जो मानव थे उनका बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था। सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है, आप एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि 99% अगर मानव का जो विकास हुआ है ना, वो आपको प्रागैतिहासिक काल में ही हुआ है। उसमें भी आपको जो पूरा पाषाण काल है उसमें मानव ने अपने जीवन यापन का जो तरीका होता है सबसे ज़्यादा उसी में जीने का सीखा है। ठीक है, नौपाषाण काल तक आते आते बहुत आधुनिक हो गए थे, बहुत सारी चीज़ की जानकारी उन्हें हो गई थी। नेक्स्ट है कि 9 नंबर क्वेश्चन, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दल खालसा कहा जाता था। नेक्स्ट है सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो इसमें कितना लिया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा आपको 20% लिया जाता था। राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का 20% हिस्सा लिया जाता था। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कथन है राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। दूसरा है राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। इसमें कह रहा है कौन सा कथन क्या है, सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं सही है, क्योंकि देखिए 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1100 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला वर्णन जो था पुरोहित है, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया, जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न कराता था। दूसरा वर्ग राजाओं का था। तो राजा के पास लोगों को एकत्र करने की शक्ति थी, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी था, ये भी गलत हो जाएगा। इन राजाओं के पास न तो राजधानी नगर थे, न महल थे, न सेनाएं थी और न ही वे कर एकत्र करते थे। समान रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। इसमें राजा का उतना आपको ऋग्वैदिक काल में राजा का प्रभाव देखने को नहीं मिला। इसमें ब्राह्मणों का ही जो पुरोहित थे उन्हीं का वर्चस्व था। ठीक है, और उसके बाद आपको इसमें कोई हथियार दिखने का नहीं मिला, जैसे कि लोहे का औजार होता है। इसमें बाद में चल करके आपको उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो उस समय लोहे की खोज हुई है। उसके पहले आपको यहाँ पे कोई भी राजा का शासन नहीं देखा गया है। यहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ के लिए लड़ाई हुई है या कुछ हुआ है तो गाय के लिए ही हुआ है। गाय के को नहीं मारे जाने योग्य माना जाता था, गाय को पवित्र माना जाता था और जिनके पास जितना गाय होता था उन्हें ज़्यादा अमीर समझा जाता था। ठीक है, इसलिए राजा के बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो दोनों आपका सही नहीं है। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। दूसरा है अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। उत्तर वैदिक काल के बारे में दिया गया है। इसका कह रहा है कि इसमें कौन सा सही विकल्प है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें महिला शूद्र दोनों को वेद पढ़ने का अध्ययन नहीं दिया गया था। महिला को भी अब उत्तर वैदिक काल आता है तो इनको नीच समझा जाने लगा था। शूद्रों के समान इनकी भी स्थिति हो गई थी और वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में आपको वर्ण व्यवस्था जो था, जो जिस तरह का कार्य करता था उसके आधार पर उनका जो क्या बोलते हैं जो जाति व्यवस्था था उस पर निर्धारित होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इसका व्यवस्था आपको जन्म के आधार पर होने लगा। तो दोनों आपका सही हो जाएगा आंसर। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो इसके समुद्रगुप्त की नीति का वर्णन जो है हरिसेन का जो अभिलेख है उसी में इसका वर्णन किया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है हरिसेन का, उसी में समुद्रगुप्त की नीति का वर्णन किया गया है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो इसमें कितना बताया गया? इसका आंसर हो जाएगा 12 और उत्तरापथ का कितना है? 9 है। दिग्दंती कहा गया है आपको दक्षिणापथ को, और उत्तरापथ को क्या कहा है कि उतना मिस्टेक कर रही हूँ, लेकिन दक्षिणापथ को दिग्दंती कहा गया है। नेक्स्ट है विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किससे जोड़कर देखा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो यह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका गया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, एक मिनट, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन है कि पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था, तो इसके आंसर हो जाएगा व्यापारिकों के संगठन को नगरम कहा जाता था। पल्लव का जो कार्यकाल था उस समय नगरम जो है उस समय व्यापारिक के जो संगठन होता था उसी को कहा जाता था। ऑप्शन सी हो जाएगा। जनपद का क्या अर्थ होता है, तो जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। नेक्स्ट है महाजनपद का उद्भव कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो महाजनपद का जो उद्भव है वह आपको हुआ है 2500 वर्ष पहले। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करिए। कथन है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया। असत्य कथन इसमें बोल रहा है चुनने के लिए, तो देखिए इसमें कोई भी कथन जो है आपको गलत नहीं है, दोनों के दोनों सही है। क्योंकि जब महाजनपद काल आया इसमें लोहे का बहुत व्यापक पैमाने पे प्रयोग होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ उसमें खेती में विस्तार होने लगा, साम्राज्य बनने लगा, उन खेतों से अच्छे से फसल निकलने लगे, जिससे राज्य का भरण पोषण किया जाने लगा। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया। पहले छींट करके रोपा जाता था क्योंकि उस समय जुताई, मिट्टी की जुताई अच्छे तरीके से नहीं हो पाती थी। अब मिट्टी की जुताई हल के फाल से क्या होने लगा, मिट्टी की अच्छे से जुताई होने लगी, जिसके कारण पौधा को रोप करके उसका उत्पादन किया जाने लगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर है। इसमें न तो एक न तो दो क्या है, गलत नहीं है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट है पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के व्याकरण तैयार किया है, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। इसमें पाणिनि के बारे में पूछ रहा है, इसका आंसर होगा केवल एक। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किए। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है वो किसमें है, संस्कृत का। ये सबसे पहले जो संस्कृत व्याकरण कोई है तो पाणिनि का अष्टाध्यायी है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत होगा, क्योंकि उन्होंने एक ही विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की और फिर इनका उपयोग बीज गणित में पाए जाने वाले सूत्र की तरह सूत्र बनाने में किया था। बजी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है, बजी संघ का वर्णन जो है दिग् निकाय में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था, तो यह आपको बनवाया गया था गंग वंश के द्वारा। उड़ीसा के जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है यह गंग वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था, अकबर के द्वारा बंगाल को कब जीता गया था, तो यह 1586 में जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला है ये नैनवार शैव संत थे, अलवार शैव वैष्णव संत थे, ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया या पनार जाति के लोग थे। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एक और दो क्या है, सही हो जाएगा। नैनार जो थे वह शैव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। ठीक है, डी नंबर आपको 3 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर है कि पुहार पांड्यों का बंदरगाह था और मदुरै चोलों का बंदरगाह था। नीचे दिए गए कूटों में सही विकल्प का चयन करना है, तो इनमें से कोई नहीं क्या है, सही नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य के पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और तटीय। इन तटीय शहरों में से दो जो थे महत्वपूर्ण थे, पुहार या कावेरीपट्टनम चोलों का बंदरगाह था। पुहार जो था और कावेरीपट्टनम वो किसका बंदरगाह था, तो चोलों का बंदरगाह था, पांड्यों का नहीं था। ठीक है, किसका बंदरगाह था, तो चोलों का था। ठीक है, उसके बाद है आपको मदुरै जो है, मदुरै पांड्यों का बंदरगाह था। तो ऊपर नीचे दे दिया है, पुहार की जगह पे आपको क्या देना चाहिए था, उसको चोलों का बंदरगाह था, मदुरै पांड्य का बंदरगाह था। नेक्स्ट है दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। ठीक है, कथन है शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। इसमें सत्य कथन का चयन करना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है। देखिए तो इसमें जो है शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था, यह क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा अद्वैतवाद के समर्थक थे शंकर, सही है।
इन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा था, ये भी सही है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग के अपनाने का उपदेश दिया था, ये भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में? तो कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था वीरशैव आंदोलन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा नरसिंह मेहता के द्वारा इसको लिखा गया है। महात्मा गांधी का प्रिय भजन है ये। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? यह हुए थे आपको उत्तरी क्षेत्र में। कहाँ पे? उत्तरी क्षेत्र में जो नाथ पंथ थे भारत के उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे। मीराबाई किसकी अनुयायी थी? तो मीराबाई जो थी वह रविदास की अनुयायी थी। किसकी? रविदास की। आपको यहाँ पे दिख रहा है किसकी थी? तो रविदास की थी। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी बन गई थी। वे कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है, बेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। दूसरा है, कदमई एक भू राजस्व था। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें क्या है आपको केवल 2, इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चोल काल में स्थानीय स्वशासन के लिए, चोल काल जो था वो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकारों के लिए 400 से अधिक शब्द है। सबसे अधिक उल्लिखित कर जो है बेटी है, जो नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था और कदमई भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो इसको नगद में क्या किया जाता था? नहीं लिया जाता, जबकि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर क्या थे? एक जुलाहा थे। इनका जुलाहा परिवार में इनका जन्म हुआ था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक के द्वारा लंगर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? गुरु नानक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? संस्कृत व्याकरण की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो पाणिनि के द्वारा की गई थी। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी किसके द्वारा की गई थी? तो पाणिनि के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो पता है आपको प्राकृत भाषा में स्वामी महावीर ने अपनी भाषा दी थी, शिक्षा दी थी। और जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करिए। पहला है कि मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। दूसरा है, साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी जो थे इन्हें कोई खेती वगैरह करना नहीं था, जिससे क्या है जान माल की कोई हानि नहीं होती थी। तो ये क्या किए? जैन धर्म का क्या किए थे? समर्थन किए थे। लेकिन जो किसान वर्ग थे इन्हें खेती करना होता था, हल चलाते थे। मिट्टी में बहुत सारे क्या होते हैं कीड़ा मकोड़ा रहते हैं, जो क्या होता है कि कट जाता है, मर जाता है, जिनके कारण ये जैन धर्म को स्वीकार करना नहीं मतलब इसको स्वीकार नहीं किए, क्योंकि जैन धर्म में किसी की भी हत्या करना निषेध था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर जाएगा विनय पिटक में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी। ये क्या है? आपको सही नहीं है। बाकी सभी के सभी सही हो जाएगा। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, सही है। संघ में लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, बच्चों को लेना होता था। लेकिन जो विवाहित स्त्री है इनको अपने माता पिता से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा है, इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ाया है। इसमें सत्य कथन चुनना है। तो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि महायान में बौद्ध धर्म संबंधित है, इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। सबसे बाद में महायान आया था।
जिसमें मूर्ति पूजा का बढ़ावा होने लगा। नेक्स्ट है बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। दूसरा है बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे। तीसरा है वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं साउथ कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोधिसत्व पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गया और ये भारत के बाहर जापान, चीन, साउथ कोरिया इन सारी जगहों पे क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया। तो 2, 3 सही हो जाएगा। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का कालक्रम है। ठीक है, विदेशी आक्रमणकारी जो भारत में आए थे उनका सही कार्यक्रम पूछा जा रहा है, कालक्रम। आपको बीपीएससी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हिंद यवन आए थे, उसके बाद शक आए थे, फिर हिंद पार्थियन, फिर कुषाण। तो सबसे पहले कौन आए थे, हिंद यवन, फिर शक, हिंद पार्थियन, फिर कुषाण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ISP के इसके फर्स्ट लेटर से भी याद रख सकते हैं, जो क्या था, विदेशी आक्रमणकारी थे। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा धम्म महामात्र से माना जाता था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अशोक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, सही है। उसके बाद है अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी भाषा में लिखे, नहीं, सबसे ज़्यादा अभिलेख उनका जो है ब्राह्मणी लिपि में है। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, 13वें शिलालेख में उन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो 1 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 13वें शिलालेख में उन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया है 13वें शिलालेख में कि जब वो कलिंग पे आक्रमण किए थे तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है उससे आपको पता चलता है कि वहाँ के जो राजा थे वो क्या नाम था उनका, हाथी गुफा अभिलेख से मैं मिस्टेक कर रही हूँ, हाथी गुफा अभिलेख से, लेकिन उन वहाँ के राजा का नाम पता चलता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या नाम था, अभी याद था, मैं भूल गई। नेक्स्ट है 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्ता के बराबर है, ऑप्शन सी। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। दूसरा, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। इसमें कह रहा है कुटवन क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है, सही है। एक बार देख लेते हैं, एक बार सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसको जरूर देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, क्योंकि एग्जाम में बार बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है कथन असत्य और सत्य को लेकर के ही। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी कथन जो है आपको सही नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो इसके आंसर हो जाएगा, देखिए, कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार और लुम्बिनी, इन सारे जगहों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था, तो इसके आंसर हो जाएगा, कहाँ भेजा था, सीरिया भेजे थे, मिस्र भेजे थे और श्रीलंका, इन तीनों जगह भेजे थे, तो उपरोक्त सही, इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था, तो राजकुमारों को हमेशा राज्यपाल का, गवर्नर का पद दिया जाता था। जैसे कि आप लोग बताएं कि अशोक जो थे वो भी अपने गद्दी पे बैठने से पहले 3 जगह पे क्या थे, गवर्नर रह चुके थे। नेक्स्ट है भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण या समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो देखिए इन दोनों के कारण क्या है, यह सही है, इन दोनों के कारण इसको भारत को उपमहाद्वीप बोला जाता है। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता है, तो अनाज रखने के लिए किस पात्र का प्रयोग किया जाता था, इसका सही आंसर जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया जाता था महाजनपद काल में। पांडुलिपियों का क्या महत्व है, तो इसके आंसर हो जाएगा, देखिए इसके आंसर होगा प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों पर चर्चा करने के लिए, राजाओं के जीवन की चर्चा प्राप्ति के लिए, धार्मिक मान्यता और त्योहारों की चर्चा के लिए, स्तंभ लेखों के अध्ययन के लिए, सभी के सभी का आंसर हो जाएगा, सभी के सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे हमें पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी होती है। पुरातात्विक प्राचीन काल में लोग क्या करते थे,
इन सब से, इस पांडुलिपि से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मथुरा। पहला कुषाण की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी, और दूसरा कहाँ था? तो मथुरा था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरिकामेडु कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन कहाँ पे है? तो पुदुचेरी में है। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था जातक कथा का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्ला कहा जाता था। जो दक्षिण भारत है तमिल, वहाँ पे जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको बेला कहा जाता था। क्लास 6 में आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है और इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए कितना नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है अशोक का, उसमें आपको ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी चीज़ें शामिल होती है? तो इसका देखिए क्या है, अभिलेख है, मिट्टी के बर्तन है, जानवरों की हड्डियां है, धातु है, औजार है और आभूषण। पुरातात्विक स्रोतों में इन सारे से हम क्या होता है, हमें जानकारी प्राप्त होती है। सभी के सभी क्या है, पुरातात्विक स्रोतों में शामिल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सभी के सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यों घुमा करते थे? तो देखिए, एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवर को खाकर वे समाप्त कर देते थे, ये भी सही है। उसके बाद है शिकार ढूंढने के कारण घूमते थे, मवेशी चारा ढूंढने के लिए घूमते थे, मौसम बदलने के कारण घूमते थे। यानी आपको तीनों के चारों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहत सिक्के के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। दूसरा, आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था। तीसरा, यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। इसमें कह रहा है उपयुक्त कथन में से कौन से कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर होगा केवल 2 जो है इसमें गलत हो जाएगा। कि इन्हें क्या किया जाता था, ढाल कर नहीं बनाया जाता था, इन पे आहत करके बनाया जाता था, इसलिए तो इसका नाम आहत कर रखा गया है। मतलब कोई धातु होता था और एक मुहर टाइप का होता था जिससे क्या किया जाता था, उस पर मारा जाता था, उसी को आहत बोला जाता था। तो इसे ढाल करके नहीं आहत करके बनाया जाता था। और आहत सिक्के क्या होता था, आयताकार होते थे, गोलाकार, वर्गाकार, इन सभी के आकार के होते थे। और ये सिक्के जो था चांदी, तांबा, इन सारे धातु से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है कि मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, मथुरा के अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? मथुरा अभिलेख में तो देखिए सुनारों का, एक मिनट, सुनारों का, लोहार बुनकर का, टुकड़ी माला बनाने वाला का, इन सभी का क्या होता है, मथुरा अभिलेख में वर्णन किया गया है। तो उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा है, दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इसमें कह रहा है कौन सा कथन क्या है, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए केवल ये नंबर जो है आपका सही नहीं होगा, क्योंकि जो व्यापारी होते इन सामानों को ले जाने, रोम से ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़क दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे, केवल समुद्री का प्रयोग नहीं करते थे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन इसमें आपका सही होगा कि दक्षिण भारत सोना, मसाला, खासतौर पर काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, सही है। और दक्षिण भारत से रोम के व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के मिले, ये भी सही है। तो बी और सी सही है, ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे?
तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन डी हो जाएगा, अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य सभी भागों में भी फैला था। दूसरा, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। क्वेश्चन करें उपरोक्त में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या क्या है? बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था, ये भी सही हो जाएगा। और इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित हुआ था, ये भी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। दोनों के दोनों सही होगा। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जो क्या कहलाता था? जो कहलाता था प्रदक्षिणा। स्तूप का चारों ओर परिक्रमा किया जाता है, वृत्ताकार पथ को प्रदक्षिणा कहा जाता था। ऑप्शन सही बी हो जाएगा। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? पौधों और जानवरों का चयन किस प्रकार करते थे? जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे और अहिंसक जानवर। इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो तीनों के तीनों, इन तीनों का चयन करके ही वो क्या करते थे? पौधा उगाते थे या जानवर को पालते थे। तो तीनों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पुहार। पुहार जो है चोलों का महत्वपूर्ण पतन था। नेक्स्ट है, वुर्जहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। दूसरा है, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। इसके आंसर होगा 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और उनके झोपड़ी के बाहर भी और अंदर भी क्या मिला है? आग जलाने का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसका हुआ था? महायान का विकास हुआ था। ऑप्शन बी। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करना है। यहाँ पे आपको एक तरफ वस्तु दिया गया है, दूसरी तरफ आयात स्थान दिया गया है, यानी कि कहाँ से कौन से वस्तु का आयात किया जाता था? तो देखिए, तांबा। तांबा जो है आपको राजस्थान से मंगाया जाता था। टीन जो है आपको अफगानिस्तान से, और सोना कर्नाटक से मंगाया जाता था। ठीक है। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई है? तो बहुत सारा विवाद रहा है, फिर भी देखिए, इसमें नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चरगाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, इस सभी के सभी कारण जो है यह इतिहासकारों के द्वारा बताया गया कि इन सारे कारणों से क्या होता है? हड़प्पाई सभ्यता का अंत हो गया था। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के क्या परिणाम हुआ? हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। मुहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। जिसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, चारों के चारों क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। हड़प्पाई नगर के लोग क्या हो गए? नगर को छोड़ दिए। मुहर, लेखन, बाटों का प्रयोग बंद कर दिए। कच्चे माल का आयात घट गया। नए बस्ती की संख्या बढ़ गई। तो क्या है? आपको चारों के चारों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध वंश कौन सा है? कौन सा वंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश जो है सबसे प्रसिद्ध वंश था, जो सिल्क रूट पे क्या करता था? नियंत्रण रखता था। सबसे पहले रेशम का जो तकनीक था वो कहाँ पे विकसित हुआ था? सबसे पहले चाइना में इसका तकनीक विकसित हुआ। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? कमेंट करके बताइए। यह जो है कनिष्क के दरबारी कवि थे। कौन? अश्वघोष। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? किस साम्राज्य में थी? तो काली मिर्च की सबसे अधिक मांग थी रोमन साम्राज्य में। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन है कि ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। दूसरा है, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा है, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया।
चौथा है पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया। इसमें क्या कर रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो बी नंबर है, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी, यही आपका सही नहीं है। ठीक है, ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, ये सही है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, वातापी पर कब्जा किया, ये भी सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जाट राज अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजमल के समय में शक्तिशाली रूप में उभरा था। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए तहरीक ए हुर्रियत, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन चारों पे क्या किया गया है, अभी प्रतिबंध लगाया गया है। तहरीक ए हुर्रियत, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो BR कंबोज को क्या है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा, यह जो है संयुक्त अरब अमीरात के बीच, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच इसका आयोजन किया जाता है, डेजर्ट साइक्लोन का। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया था? 4 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना के स्टाफ उप प्रमुख कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपको दिनेश के त्रिपाठी। कौन बने हैं? दिनेश के त्रिपाठी जो है नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा है, इनक्वाइस यानी INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। तीसरा, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही कथन जो है केवल एक जो है आपका सही हो जाएगा। ये पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्वायत्त संगठन है, यही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र यानी INCOIS शामिल है, ने कहा है कि जापान के पश्चिमी तट पर आए 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद भारत में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र संगठन है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। तो देखिए ये जो है आपका एक नंबर, इसमें मात्र एक ही सही है। वह कौन सा सही है कि इनक्वाइस जो है भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी देने के लिए नोडल एजेंसी, यही सही है। नहीं तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत नहीं आता है, यह आता है आपको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, और इनक्वाइस जो है का कार्य समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसी और वैज्ञानिक समुदाय को समुद्री जानकारी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना होता है। इसकी स्थापना जो है आपको 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में, नई दिल्ली में नहीं है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी लेकिन मुख्यालय जो है हैदराबाद में है, दिल्ली में नहीं है। ठीक है, तो केवल एक ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, एक्सपोसेट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलरीमेट्री माप के लिए समर्पित है। दूसरा, यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगी। इसमें कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो केवल 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा, यही सही हो जाएगा आपको एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के संबंध में। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार करें।
पहला है वस्तु और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई कॉमर्स। उपरोक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP समझौते में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा चारों के चारों क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा किसमें, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में ये चारों क्या है, शामिल है। वस्तु एक बार और देख लीजिए, वस्तु और सेवा में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा और ई कॉमर्स, ये चारों क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में शामिल है। नेक्स्ट है भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला समझौता है। दूसरा है भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता थी। तीसरा है भारत म्यांमार की सीमा पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है। कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, देखिए जो FMR है यह दोनों देशों के बीच व्यापार निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला समझौता नहीं था, बल्कि यह जो था यह आपको व्यापार, खेती, पारिवारिक यात्रा जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अस्थायी सीमा आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता थी। नहीं, इसमें वीज़ा की आवश्यकता नहीं थी। जो देखिए वीज़ा आवश्यकता FMR का हिस्सा नहीं थी और भारतीय नागरिक बिना वीज़ा के इसका लाभ उठा सकते थे। FMR जो था दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही समझ आधारित एक वीज़ा मुक्त व्यवस्था थी। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है। नहीं, भारत म्यांमार सीमा के बीच जो है यह मात्र सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित था, न कि पूरा जो भारत म्यांमार की सीमा है 1643 किलोमीटर यहाँ तक, यानी पूरा नहीं, आपको मात्र जो 16 किलोमीटर के भीतर और 16 किलोमीटर भीतर तक क्या था, विशिष्ट क्षेत्र तक इसमें वीज़ा मुक्त आवाजाही था। इसमें कोई भी सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, GST में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। दूसरा, GST केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। तीसरा, GST व्यवस्था के तहत वस्तु और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें कह रहा है कि उपरोक्त में से ऊपर दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करना है। तो देखिए इसमें केवल एक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। GST में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार होते हैं। तो केवल एक क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधि की निगरानी विनियमन करता है। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन विचार करें। पहला कथन है कि मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। दूसरा है भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। तीसरा है भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। इसमें कह रहे उपरोक्त दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है और मालदीव जो है में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। तो 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्वीपीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। इसमें दोनों क्या है गलत हो जाएगा। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना है, ये भी गलत है। दूसरा, इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है,
दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना हर जिले में बिहार में होगी। नेक्स्ट है, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? तो ये बिहार ने जमाया है। किसमें? नेपाल में हुआ था इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप, इसमें बिहार जो है इसमें अपना खिताब जीत हासिल किया है। नेक्स्ट है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? तो यह जो है आपको बिहार के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट है, सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? जिसका आंसर हो जाएगा 13वां स्थान रहा है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 4,797 यानी 4,797 करोड़ रुपया क्या किया गया है? आवंटित किया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में, पहला पनडुब्बी पर्यटन। ठीक है, तो आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और चैनल का लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम चाहते हैं और अच्छा सेट आपके पास लाए।